तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटनाचक्र ज्योग्राफी का क्लास नंबर 9 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग उत्तरी विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पिछले क्लास में ही बताया गया था कि संपूर्ण भारत को 6 भूआकृति प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जिसमें से हम लोग देखें तो पहला है आपका उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश, जिसके बारे में हम लोग थ्योरी भी पढ़ चुके हैं और इसके साथ घटनाचक्र बुक में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए MCQ के फॉर्म में उनको भी हम लोग लगा लिए हैं। आज की क्लास में हम लोग उत्तरी विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद प्रायद्वीपीय भारत, उसके बाद थार मरुस्थल, उसके बाद तटीय मैदानी प्रदेश और उसके बाद द्वीप समूह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो है आपका भारत का भौतिक प्रदेश ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर तो हम लोग इसका थ्योरी क्लास भी देख रहे हैं और थ्योरी क्लास के जस्ट इसके बाद जो है वो उस टॉपिक से संबंधित जो जितने भी MCQ दिए हुए घटनाचक्र बुक में इनको भी हम लोग लगा लेते हैं। तो ये हम लोग साथ ही साथ एक ही साथ करते हुए जा रहे हैं, तो इसमें किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उत्तरी विशाल मैदान के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि नॉर्दर्न ऑटर या ग्रेट प्लेन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो नॉर्दर्न ग्रेट प्लेन यानी कि उत्तरी विशाल मैदान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग कंप्लीट हो गया, आज हम लोग दूसरा स्टार्ट कर रहे हैं। पहला हम लोग का जो है उत्तर एवं उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरा है आपका उत्तरी विशाल मैदान, तीसरा आपका है पेनिनसुलर इंडिया, चौथा है थार डिजर्ट, पांचवा है आपका कोस्टल प्लेन रीजन यानी कि मैदान तटीय मैदानी प्रदेश, और उसके बाद आपका है छठा आइसलैंड। तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट इन सभी को हम लोग देखेंगे। अगर हम लोग उत्तरी विशाल मैदान के बारे में देखें तो इसके बारे में बताया जाता है कि विश्व का जो है वो आपका सर्वाधिक उपजाऊ मैदान कहलाता है। उत्तरी जो विशाल मैदान है हम लोग का, कि हम लोग जब ये भारत की बात करते हैं, ये भारत में यहाँ ऊपर में देखते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपका उत्तरी जो है विशाल पर्वत है, ये आपका मैदानी भाग है और इसको बोला जाता है पूरा विश्व का सर्वाधिक उपजाऊ वाला क्षेत्र में ये एक है। ठीक है। इसके बाद देखिए हिमालय के अग्रगर्त यानी कि 4 डीप में ये विकसित हुआ है, यानी कि हिमालय के आगे में सामने में जैसे देखिएगा कि यहाँ पे आपका हिमालय है इस वाले रीजन में, तो हिमालय के जस्ट अग्रगत यानी कि 4 डीप में यहाँ पे सामने वाले भाग में ये बना है। और ये हिमालय के द्वारा लाई गई जो नदियाँ हैं, तो नदियों के द्वारा जो अवसाद है, अवसादों से ही इसका निर्माण हुआ है। ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग एक मैप देख लें तो अगर इसका निर्माण देखें, फॉर्मेशन देखें, तो इसका बताया जाता है कि हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा अवसाद के निक्षेपण से। तो जो नदियाँ हिमालय से आ रही है या फिर जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, इन सभी के जो अवसाद है, डिपोजिट है, इन सभी से ही, इसके निक्षेपण से ही इसका निर्माण हुआ है उत्तरी विशाल मैदान का। ठीक है। ये बताया जा रहा है आपका हिमालयन माउंटेन सिस्टम है, ये आपका ट्रांस हिमालय, फिर बृहत हिमालय, फिर आपका मध्य हिमालय, शिवालिक है, इस तरह करते गया आगे। और यहाँ पे 4 डीप में यहाँ पे बना है ये आपका मैदान, और इस मैदान में हिमालय से आने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय क्षेत्र से आने वाली जो नदियाँ हैं, इनके द्वारा जो अवसाद है, अवसादों के यहाँ पर निक्षेपण हुआ है। तो ये आपका एक मैदान बन गया जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न प्लेन। ठीक है। तो ये आपका फिगर के माध्यम से देखिएगा, तो ये जस्ट हिमालय के जस्ट आगे में है, सामने में ही है। ये इसको बोलते हैं 4 डीप यानी कि अग्रगर्त में ही है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, तो हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपण से। ठीक है। इधर देखिएगा तो बीच में आपका उत्तरी विशाल मैदान है। इसके अगर इधर देखिएगा तो पीछे के साइड में आपका है उत्तरी, मतलब ये उत्तर के साइड में देखिएगा तो यहाँ पे आपका है उत्तरी विशाल मैदान, मतलब ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। इसके अगर नीचे की ओर देखिएगा तो इधर आपका मिलता है विंध्याचल रेंज मिलता है, और नीचे में आपका पेनिनसुलर यानी कि प्रायद्वीपीय भारत मिलता है। इसको मैप में देखिए, यहाँ पे आपका पूरा पर्वत श्रृंखला मिलता है हिमालय। इस वाले भाग में जो है वो आपका गंगा मैदान मिलता है। ठीक है, मैदानी प्रदेश मिलता है। इसके नीचे में आपका जो है ये प्रायद्वीपीय भारत देखने को मिलता है। बस यही बतलाया जा रहा है। आगे देखिए इसमें कुछ फैक्ट भी दिया हुआ है कि अगर हम लोग पूरे उत्तरी विशाल मैदान का अगर एरिया देखिए, टोटल क्षेत्रफल, तो वह है आपका 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। और ये आपका अग्रगर्त है, यानी कि 4 डीप है, हिमालय जस्ट सामने में है, नॉर्दर्न प्लेन। आगे देखिए इसे भारत का अन्न भंडार का क्षेत्र कहा जाता है, तो सही बात है, भारत का अन्न भंडार का क्षेत्र कहा जाता है किसको, तो उत्तरी विशाल मैदान को। आगे देखिए इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी इन सभी के अवसादों से ये बना है। इसकी अगर लंबाई देखें तो आपका 3200 किलोमीटर है, तो लंबाई आपका 3200 किलोमीटर है। और अगर एरिया की बात करें तो आपका 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। औसतन अगर हम लोग गहराई देखें तो गहराई भी इसका ठीक ठाक है, 1000 से लेकर 2000 मीटर इसका गहराई है। ऊंचाई की बात करें तो कहीं कहीं ये 200 मीटर है। अधिकतम ऊंचाई देखें तो 291 मीटर, अधिकतम चौड़ाई देखें तो इसका 150 से लेके
300 या फिर ये 3000 ऐसे समथिंग कुछ होगा। 3000 तो नहीं होना चाहिए, 150 से लेके 300, और अगर ऐसा भी ना हो तो याद रखिएगा 1500 से लेके 3000 ऐसा समथिंग याद रखिएगा। तो चौड़ाई हटाइए, नहीं सब मत याद कीजिए। गहराई याद रखिए केवल कि इसका 1000 से लेके 2000 तक है। बाकी अधिकतम कितना है, औसत ऊंचाई कितना है, औसत चौड़ाई कितना है, ये सब इतना भी ज़रूरी नहीं है, ये सब डीपली है, इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता है। समझिए, इसका एरिया 7 लाख किलोमीटर है। इसे अन्न का भंडार कहा जाता है। इसे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 3200 किलोमीटर है। इसका औसतन गहराई 1000 से लेकर 2000, बस इतना याद रखिए। मैदान की अधिकतम अगर ऊंचाई की बात करें तो आपका अधिकतम ऊंचाई कहाँ है, तो इसका जो मैक्सिमम हाइट है इस प्लेन का वो है आपका दिल्ली कटक के रूप में, यानी कि दिल्ली जो रिज है, कटक है, यहाँ पे आपका अधिकतम ऊंचाई देखने को मिलता है। ये देखिए एक सुंदर सा मैप बनाया गया भारत का। ऊपर में ये आपका पर्वत श्रृंखला है हिमालयी। इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम लोग एक मानसरोवर झील है, तिब्बत का मानसरोवर झील। यहाँ पे तिब्बत के मानसरोवर झील के नज़दीक में ही एक आपका हिमनद है जिसका नाम है सानो ख्याबाब, और इस हिमनद से आपका जो है सिंधु नदी इधर निकलती है। और इसी हिमनद के जस्ट मतलब सामने से ही ये जो तिब्बत का मानसरोवर झील है, यहाँ से आपका इस साइड से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, ये हम सभी को पता है। आगे देखिए नीचे से देखिएगा तो आप एक सतलज नदी निकलती है, और ये सतलज नदी जो है वो जाकर सिंधु नदी में ही मिल जाती है, सतलज नदी। तो ये हम सभी को पता है कि सतलज नदी जो है वो जाकर सिंधु नदी में ही मिल जाती है, ठीक है ना, यहाँ तक हम लोग जानते हैं। इसके अलावा अगर देखिए हम लोग तो एक पॉइंट और भी आपको पता होना चाहिए कि एक नदी और भी होती है जो यहाँ मिलती है। तो देखिए मान लीजिए ये आपका सिंधु नदी है, ऐसे क्रॉस हो रही है, तो सिंधु नदी में एक जाके झेलम नदी मिलती है, एक चिनाब नदी जाके मिल रही है, एक आपका रावी नदी जाके मिल रही है, एक आपका ब्यास नदी जाके मिल रही है, ठीक ना। और यहाँ से आपका सतलज नदी निकल रहा है, और ये सतलज नदी भी जाकर इसी में नदी में मिल रहा है। तो ऐसे एक सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ देख लिए हैं सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, इन सभी नदियों के द्वारा यहाँ पे उत्तर में यहाँ पे बनाया जा रहा है विशाल मैदान का निर्माण किया जा रहा है इस वाले भाग में, ठीक है। यहाँ पे तो पूरा आपका ये क्या है, तो ये आपका पर्वतीय प्रदेश है, ये पूरा पूर्व भी में भी और उत्तर में पूरा ये फैला हुआ है पर्वतीय प्रदेश, ठीक है। और यहाँ पे जो ये वाला इलाका है ये पूरा आपका उत्तरी विशाल मैदान है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका इधर सिंधु नदी बह रही है, तो सिंधु नदी के द्वारा अवसाद लाया रहा है। इधर से आपका ये आपका गंगा नदी के द्वारा, ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, और ये है आपका यमुना नदी के द्वारा, ठीक है। तो ये लोकेशन आपको मैप के थ्रू पता चल गया होगा। अब देखिए यहाँ पे बीच में एक दिल्ली कटक है, और दिल्ली कटक जो है वो आपका जस्ट अरावली जो पर्वत श्रृंखला इसके जस्ट बगल में है। अरावली पर्वत श्रृंखला ये रहा, और इसके जस्ट बगल में आपका दिल्ली कटक है, और इस दिल्ली कटक में इसका जो उत्तरी मैदान का अधिकतम ऊंचाई यहाँ पे देखने को मिलता है। नीचे में देखिएगा तो एज पर एज ये आपका प्रादीपीय भारत है वाला इलाका है, और ये भी प्रादीपीय भारत आपका ऐसा है। तो नीचे में प्रादीपीय भारत है, ऊपर में आपका हिमालयी पर्वत है, किसके, तो उत्तरी विशाल मैदान के। अगर देखिए हम लोग तो उत्तरी विशाल मैदान का अगर अधिकतम ऊंचाई की बात करें तो वो आपका दिल्ली कटक में देखने को मिलता है, और दिल्ली कटक के जस्ट नीचे में आपका अरावली पर्वत श्रृंखला मिलता है। आगे देखिए इसमें बताया जा रहा है कि यह सतलज व यमुना नदी तथा गंगा व सिंधु नदी के मध्य जल विभाजक के रूप में काम करता है। अच्छा, अगर हम लोग दिल्ली कटक की बात करें तो दिल्ली कटक दो काम के लिए फेमस है। एक आपका सतलज नदी और यमुना नदी को अलग करता है, और दूसरा है गंगा नदी और सिंधु नदी को सेपरेट करता है। तो मान लीजिए आपका ये है दिल्ली कटक, तो एक तरफ दिल्ली कटक मान लीजिए कि आपका सतलज नदी और यमुना नदी को सेपरेट करती है, दूसरी तरफ ये सिंधु नदी और गंगा नदी को सेपरेट करती है, ऐसा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये मैप के थ्रू भी हम लोग समझ गए कि मैदान का अधिकतम ऊंचाई कहाँ पे है, तो दिल्ली कटक के रूप में है, दिल्ली रीज में। और दिल्ली रीज जो है वो आपका सतलज और यमुना तथा सिंधु और गंगा नदी को दोनों के बीच में जल का विभाजक के रूप में काम करती है। दिल्ली कटक जो है यानी कि दिल्ली रीज जो है वो आपका अरावली पर्वत के जस्ट ऊपर में है। इसके नीचे हम लोग जानते हैं कि आपका पूरा प्रादीपीय भारत है। यहाँ पे ये आपका उत्तरी विशाल मैदान है, ये आपका प्रादीपीय भारत है, और ऊपर में पूरा ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है, इधर पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ हैं। और ये नदी के वाला भी कॉन्सेप्ट हम लोग देख लिए हैं, सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रेट हिमालय, यानी कि जो विशाल मैदान है, उत्तरी विशाल मैदान है, उसका हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन आपका जो है दो तरह से किया जाता है। एक है आपका भौगोलिक वर्गीकरण यानी कि फिजिकल क्लासिफिकेशन, और एक है आपका प्रादेशिक वर्गीकरण जिसको बोलते हैं रीजनल क्लासिफिकेशन। तो भौगोलिक वर्गीकरण में हम लोग तीन तरह से देखते हैं, एक आपका भाबर प्रदेश, एक आपका जलोढ़ प्रदेश, एक आपका तराई प्रदेश, ठीक है। तो उत्तरी विशाल मैदान को हम लोग दो तरह से वर्गीकृत करते हैं, इसका विभाजन दो तरह से करते हैं, एक आपका भौगोलिक वर्गीकरण और एक आपका प्रादेशिक वर्गीकरण। भौगोलिक वर्गीकरण में हम लोग भाबर प्रदेश,
तराई प्रदेश और हम लोग जलोढ़ प्रदेश के बारे में देखते हैं। वहीं अगर प्रादेशिक वर्गीकरण की बात करें तो यहाँ पे हम लोग पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन और आपका असम और ब्रह्मपुत्र प्लेन के बारे में पढ़ते हैं। तो ये 2 तरह का आपका वर्गीकरण होता है। इन दोनों वर्गीकरण के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यानी कि भौगोलिक वर्गीकरण की बात करते हैं। तो भौगोलिक वर्गीकरण में आपको बताया गया था भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश और आपका जलोढ़ मैदान है, ठीक है। और वहीं अगर हम लोग देखें रीजनल क्लासिफिकेशन तो वहाँ पे आपका पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन और आपका असम व ब्रह्मपुत्र प्लेन देखने को मिलता है। अब देखिए ये हम लोग देखते हैं पॉइंट। तो ऊपर में आपका ये ट्रांस हिमालय मान लीजिए, ट्रांस हिमालय के बाद ये आपका ग्रेटर हिमालय, ये है आपका मिडिल हिमालय, ये आपका शिवालिक, इस तरह करके आपका पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। आप देखिए इस पर्वत श्रृंखला के जस्ट आगे में देखिएगा तो यहाँ से कई सारी नदियाँ आके निकल रही है। ये नदियाँ निकल रही है, नदियाँ निकल रही है, ऐसे निकल रही है। अब नदियाँ जो निकल रही है अपने साथ जो है वहाँ पे बहुत सारा कंकड़ ये सभी ला रही है और इसको इस क्षेत्र में लाकर इसको डिपॉजिट कर दे रही है। बड़े बड़े कंकड़ है तो इसको ज़्यादा दूर तक वो बहा कर नहीं ले जाएगी, यहीं तक ला के इसको छोड़ देती है। तो ये पूरा संपूर्ण जो एरिया है यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंकड़ वगैरह देखने को मिलता है क्योंकि ये पहाड़ों से टूट रही है तो कंकड़ उंकड़ भी साथ में जो अवसाद के रूप में बहते जाते हैं। तो ये आपका कंकड़ीला क्षेत्र है जिसको बोलते हैं भाबर प्रदेश। क्या बोलते हैं? भाबर प्रदेश, ठीक है। भाबर प्रदेश से आप थोड़ा सा आगे जाइएगा तो वहाँ पे एक दलदली क्षेत्र मिलेगा आपको देखने को, और इस दलदली क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं तराई प्रदेश। क्या बोलते हैं? तराई प्रदेश। और इस तराई प्रदेश के भी आगे जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा कि नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए जा रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा ये यहाँ पे अपना छोड़ते हुए जा रही है। छोटे छोटे अवसाद जो है बड़े बड़े अवसाद को यहीं पर गिरा दी, ठीक है ना। उसके बाद दलदल का निर्माण करती है। दलदल से फिर वो आगे बढ़ेगी तो जब हम लोग दिखते हैं तो आपका जलोढ़ मैदान मिलता है, जलोढ़ प्रदेश। यहाँ पे जो है नदियाँ बहुत ज़्यादा अवसाद को जमा कर देती है, ठीक है ना। यहाँ तक हम लोग जानते हैं। अब फिर जलोढ़ मैदान के बाद आपका जो है लास्ट में डेल्टा वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, ठीक है। तो क्या बोला गया हम लोग जानते हैं कि जो है आपका शिवालिक के बाद जो है ये मान लीजिए ट्रांस हिमालय, आपका ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक है। शिवालिक के बाद हम लोग देखते हैं एक आपका जो है गिरिपदीय क्षेत्र आता है, यानी कि फुट हिल्स वाला रीजन आता है। फुट हिल्स वाला रीजन आता है। वहाँ पे हम लोग देखते हैं एक आपका भाबर प्रदेश मिलता है, एक तराई क्षेत्र मिलता है, फिर आपका जलोढ़ प्रदेश मिलता है, फिर लास्ट में आपका जो है वो ये डेल्टा प्रदेश देखने को मिलता है। तो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट याद रखिएगा। तो ये फिगर देखकर आपको ये पॉइंट याद हो जाना चाहिए। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का हम लोग मैप देख लिए। आप लोग देख लिए यहाँ पे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये पूरा हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ये हिमालय पर्वत श्रृंखला के नीचे में जस्ट आपका एक रीजन देखने को मिलता है, और ये रीजन क्या है? भाबर प्रदेश का बनता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और रीजन बनता है, वो है आपका तराई क्षेत्र का। इसके बाद एक और रीजन बनता है वो आपका जलोढ़ मृदा का, और उसके बाद एक आपका डेल्टा क्षेत्र का। तो ये पता हो जाना चाहिए आपको। जलोढ़ मृदा को भी हम लोग 2 भागों में मारते हैं, एक आपका बांगर, एक और खादर। खादर किसको बोलते हैं? तो खादर जो है वो नवीन जलोढ़ मृदा को बोलते हैं, जबकि खादर जो है वो नवीन जलोढ़ मृदा को बोलते हैं, जबकि बांगर जो है वो ओल्ड एलुवियल सोइल को कहते हैं, यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा को। यहाँ तो समझ में आ गया है। अब एक और फिगर बनाया गया वो देख लीजिए। ये तो आपको मैप समझ में आ गया। ऊपर में हिमालय, तीनों हिमालय का श्रृंखला मिलेगा, फिर शिवालिक के बाद आपका गिरिपदीय क्षेत्र मिलेगा हिमालय का, यानी कि फुट हिल्स वाला रीजन। उसके जस्ट बाद में मिलेगा आपका भाबर प्रदेश, भाबर क्षेत्र। उसके बाद मिलेगा आपका तराई क्षेत्र। उसके बाद मिलेगा जलोढ़ प्रदेश या जलोढ़ मृदा का क्षेत्र। उसके बाद मिलेगा आपका डेल्टाई क्षेत्र। यहाँ तक क्लियर? अब आगे देखिए इसके बारे में। ये है आपका हिमालय, यहाँ पे तीनों हिमालय आपका ट्रांस हिमालय, ग्रेटर हिमालय, फिर आपका मिडिल हिमालय और आपका शिवालिक सब है। ये हिमालय रीजन है आपका। मान लीजिए हिमालय के जस्ट हल्का सा आगे जाइएगा तो 8 से लेकर 10 किलोमीटर एरिया तक वहाँ पे एक भाबर क्षेत्र मिलता है आपको, ठीक है ना। वो 8 से 10 किलोमीटर तक रहता है, और ये आपका वाइल्ड स्ट्रिप ऑफ स्टोन, यानी कि ये आपका पथरीला मिलता है पूरा। तो शिवालिक के जस्ट मतलब कि हिमालय पर्वत में सबसे लास्ट में देखते हैं, सबसे बाहर है शिवालिक। तो शिवालिक के बाद जस्ट आपका जो है गिरिपदीय क्षेत्र, यानी कि फुट हिल्स वाला रीजन स्टार्ट होता है। और वहीं पे देखिएगा 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक वाला जो एरिया है, ये एरिया पूरा कितना है लेके आपका देखिए भाबर प्रदेश वाला एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक है, ठीक है। 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो 8 से लेकर 10 किलोमीटर क्षेत्र जो है वो आपका एक पथरीला क्षेत्र मिलेगा, और इस पथरीला क्षेत्र को ही हम लोग भाबर कहेंगे। यहाँ तो दिक्कत नहीं होगा। फिर देखिए 8 से 10 किलोमीटर वाला क्षेत्र भाबर कहलाएगा। भाबर के बाद एक और क्षेत्र मिलेगा, उसको बोलते हैं वाइड स्ट्रिप। क्या बोलेंगे? वाइड स्ट्रिप। वाइड स्ट्रिप मत याद रखिए, इसको याद रखिएगा कि यहाँ पे मिलता है खादर। खादर बोल रहे ये मिलता है आपका तराई क्षेत्र। क्या मिलेगा? तराई क्षेत्र। तो हिमालय के गिरिपाद क्षेत्र से के बाद में 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक एरिया जो है वो आपका मिलता है भाबर के रूप में।
फिर भाबर के बाद जो है वो 10 से लेके 20 किलोमीटर तक एरिया है जो वहाँ पे मिलता है आपका जो है वो तराई क्षेत्र। और ये वाला जो तराई क्षेत्र है ये आपका दलदली क्षेत्र है और ये आपका अत्यधिक जो है वो फर्टाइल भूमि है। यहाँ पे सघन वनस्पति भी देखने को मिलती है और ये वाला जो इलाका बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, अत्यधिक यानी कि मोस्ट फर्टाइल है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तराई क्षेत्र के बाद जो है वो आपका मिलता है क्या, वो देखिए ऊपर में आपका ये देखिए ऐसे बढ़िएगा तो ऊपर में आपका मिलता है बांगड़, यानी कि बांगड़ को बोलते हैं हम लोग पुरानी एलुवियल। और नीचे में मिलता है आपका क्या, तो वो मिलता है खादर। फिर ऊपर में मिलता है आपका बांगड़। तो ऊपर में जो है वो आपका बांगड़ मिलता है जबकि नीचे में जो है वो आपका खादर मिलता है। तो ये वाला पॉइंट ये याद रखिएगा। ठीक है, तो ये मैप आपको याद होना चाहिए कि पहले हिमालय के बाद बांगड़ जो है मतलब ये फुट हिल्स रीजन के जस्ट हल्का सा बाद में बांगड़ जो है 8 से 10 किलोमीटर तक है, वो पूरा पथरीला इलाका है। उसके बाद मिलता है आपका दलदली क्षेत्र जिसको बोलते हैं तराई क्षेत्र, ये भी 10 से लेकर 20 किलोमीटर तक होता है। इसके बाद मिलता है आपका जलोढ़ वाला क्षेत्र। फिर जलोढ़ वाला क्षेत्र में देखते हैं ऊपरी भाग को बोलते हैं बांगड़ प्रदेश, ये आपका पुरानी जलोढ़ मृदा होती है। बीच नीचे वाले भाग को बोलते हैं, अंदरूनी भाग को बोलते हैं हम लोग खादर, जो कि आपका नई जलोढ़ मृदा होती है। तो ये आपको रीजन पता हो जाना चाहिए। अब आगे देखिए, अब हम लोग उत्तरी जो विशाल मैदान है तो उत्तरी मैदान को हम लोग और भी जो है इसको बांटा गया, हम लोग जो बोलते हैं ना इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का इसका अब हम लोग नामकरण देखते हैं। नामकरण तो देख लिए हैं, इसका रीजन हम लोग पढ़ लिए हैं मैपिंग के माध्यम से। अब हम लोग इसका जो है पढ़ेंगे इसका डिफिनीसन। तो हम लोग देखिए कि पहला मिलेगा आपका भाबर क्षेत्र, उसके बाद मिलेगा तराई क्षेत्र, उसके बाद मिलेगा जलोढ़ प्रदेश और लास्ट में आपका डेल्टा वाला क्षेत्र मिलेगा। तो ये आपका इस तरह से डिवीजन किया हुआ है उत्तरी विशाल मैदान का फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भौगोलिक वर्गीकरण। अगर हम लोग भाबर प्रदेश की बात करें तो इसका मतलब होता है कि हिमालय के दक्षिण में 10 से लेके मतलब 8 से लेके 10 किलोमीटर तक का ये चौड़ी पत्थरों की ये पेटी होती है। तो हिमालय यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो हिमालय के बाद यहाँ पे लगभग 8 से लेके 10 किलोमीटर तक एरिया यहाँ पे एक मिलता है रीजन, ये आपका पूरा पथरीली रहता है। ठीक ना, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाबर। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे जो है छोटी छोटी नदियाँ पत्थरों में छिप जाती है। तो सभी नदी नहीं, लेकिन जो छोटी छोटी नदी होगी वो पत्थरों में जाकर छिप जाती है क्योंकि पता नहीं चलता है, पथरीला इसलिए। जबकि बड़ी बड़ी नदियाँ इससे प्रभावित होकर आगे बढ़ जाती हैं। ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं वाटर ट्रांसपिरेबल यानी कि जल पारगम्य क्षेत्र। इसको क्या कहते हैं, जल पारगम्य क्षेत्र कहते हैं, यानी कि वाटर ट्रांसपेरेबल। तो भाबर क्षेत्र समझ में आ गया, भाबर प्रदेश। अब देखिए भाबर प्रदेश के जस्ट आगे में दिखता है आपका तराई प्रदेश। और तराई प्रदेश क्या है वो देख लीजिए, तराई प्रदेश के बारे में भी कि भाबर के दक्षिण में 10 से लेके 20 किलोमीटर तक एक चौड़ा दलदली क्षेत्र मिलता है जिसको बोलते हैं मार्शीलैंड। मार्शीलैंड किसको बोलते हैं, जहाँ पे सालों भर पानी जमा हो उसको बोलते हैं मार्शीलैंड यानी कि दलदली क्षेत्र। जो तो आपका तराई क्षेत्र है जो कि भाबर के बाद मिलता है 10 से लेकर 20 किलोमीटर एरिया तक फैला होता है तराई क्षेत्र, वो आपका मार्शीलैंड है। एक तरफ से वो आपका कैसा है, मार्शीलैंड है यानी कि दलदली क्षेत्र है। यहाँ पे भाबर में जो विलुप्त नदियाँ रहती है, जो छोटी छोटी नदियाँ जो विलुप्त हो जाती है भाबर में, वो यहाँ पे पहली बार दिखाई देती है इस सतह पे। ठीक है ना, और यहाँ पे अति सघन वनस्पति मिलती है, यहाँ पे वेरी डेंस आपका वेजिटेशन मिलता है, वनस्पतियाँ वगैरह यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये था आपका तराई क्षेत्र के बारे में। अब हम लोग तराई क्षेत्र के बाद देखते हैं हम लोग जो है वो जलोढ़ प्रदेश के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि पहले मिलेगा आपका हिमालय के बाद मिलेगा आपका गिरिपाद वाला क्षेत्र, फुट हिल्स वाला रीजन। उसके बाद आपका जो देखिएगा हिमालय के गिरिपाद के क्षेत्र में, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है पथरीला, उसको बोलेंगे भाबर। फिर भाबर के दक्षिण में ही 10 से लेकर 20 किलोमीटर तक का क्षेत्र है जिसको बोलेंगे तराई क्षेत्र, वो रहता है आपका मार्शीलैंड यानी कि दलदली। उसके बाद जो है तराई क्षेत्र के बाद आपको मिलेगा जलोढ़ प्रदेश, और जो जलोढ़ प्रदेश जो है वो आपका 2 भागों में मिलेगा। ऊपरी वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं बांगड़ यानी कि पुरानी जलोढ़ मृदा, और अंदरूनी भाग को नीचे वाले को हम लोग बोलते हैं खादर जो कि है नई जलोढ़ मृदा। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। तो नदियों के द्वारा अवसाद जमाव से ये निर्माण का जो है इस निर्मित मैदान होता है ये। तो नदियों के द्वारा जो अवसाद लाया जाता है, इस अवसादों के निक्षेपण से ही जलोढ़ प्रदेश का निर्माण होता है। ठीक ना, और अगर हम जलोढ़ प्रदेश की बात करें तो ये आपका 2 प्रकार का होता है, एक आपका खादर है, एक आपका बांगर है। खादर आपका नवीन जलोढ़ है और बांगर जो है आपका पुरानी जलोढ़ यानी कि ओल्ड एलुवियल होता है। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग उत्तरी विशाल मैदान को 2 तरह से क्लासिफाइड किए थे, एक आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि भौगोलिक वर्गीकरण, और एक आपका प्रादेशिक वर्गीकरण यानी कि रीजनल क्लासिफिकेशन। भौगोलिक वर्गीकरण में हम लोग भाबर, तराई और जलोढ़ को पढ़े, तो ये तीनों हम लोग देख लिए, इसका डेफिनेशन पढ़े, इसका हम लोग मैप के बारे में पढ़े और हम लोग जो है इसको अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं उत्तरी जो है
उत्तरी मैदान का हम लोग देखते हैं प्रादेशिक वर्गीकरण यानी कि रीजनल क्लासिफिकेशन देखते हैं हम लोग नॉर्दर्न प्लेन का, उत्तरी मैदान का। तो हम लोग जानते हैं इसका जो है 3 तरह से हम लोग ये प्रादेशिक वर्गीकरण किए हैं। एक आपका पंजाब हरियाणा प्लेन, एक आपका गंगा प्लेन, एक आपका असम और ब्रह्मपुत्र का प्लेन, ठीक है। तो ये पंजाब हरियाणा प्लेन है, इसी को हम लोग सिंधु का भी मैदान कहते हैं, और जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है इसी को हम लोग असम का भी मैदान कहते हैं। उसके अलावा देखिएगा जो आपका गंगा का मैदान है इसको 3 भागों में बांटा गया, एक आपका ऊपरी गंगा, एक आपका मध्य गंगा, एक आपका निचली गंगा, ठीक है। समझ में आए क्या बोले हम बोले कि जैसे जिस तरह से हम लोग उत्तरी मैदान का भौगोलिक वर्गीकरण किए, भाबर, तराई, फिर जलोढ़ प्रदेश, फिर आपका डेल्टा के रूप में, ठीक उसी तरह उत्तरी विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण भी करते हैं यानी कि रीजनल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोग सबसे पहले सिंधु का मैदान यानी कि पंजाब और हरियाणा का मैदान, सेकेंड आपका गंगा का मैदान, और गंगा का मैदान का भी हम लोग 3 भागों में बांट दिए हैं। कौन कौन भागों में बांट दिए हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि पहला है आपका क्या क्या है, तो पहला है आपका है वो है आपका ऊपरी गंगा का मैदान, फिर है मध्य गंगा का मैदान, फिर आपका निचला गंगा का मैदान। तो ये 3 गो है, मतलब कि अपर गंगेटिक प्लेन, मिडिल गंगेटिक प्लेन और आपका लोअर गंगेटिक प्लेन, ये तीनों में इसको डिवाइड किया गया है। इसके बाद देखिएगा तो असम और ब्रह्मपुत्र का मैदान आपका आता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक आप कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इसके आगे चर्चा करते हैं हम लोग, अब एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंधु का मैदान, जिसको पंजाब और हरियाणा का मैदान भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पंजाब और हरियाणा का प्लेन यानी कि पंजाब और हरियाणा का मैदान, जिसको हम लोग सिंधु का भी मैदान कहते हैं। इसके बारे में देखिए, इसे हरित क्रांति का जनक कहते हैं, यानी कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था वो आपका पंजाब और हरियाणा में ही हुआ था। यहाँ पे समतल क्षेत्र यानी कि फ्लैट रीजन मिलता है, देन यहाँ पे नहरों का विकास जो है वो संभव हो पाता है। पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में जो है यहाँ का जो भूमि है वो बहुत ज़्यादा समतल मिलता है, फ्लैट मिलता है। तो यहाँ पे जो नहर है, नहरों का, कैनाल का जो यहाँ पे विकास डेवलपमेंट किया जा सकता है। यहाँ की जो मृदा कैसी है तो आपका एलुवियल है, तो इसलिए यहाँ पे उपजाऊ बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे नदियों में वर्ष भर पानी यानी कि जल की उपलब्धता होती है। यहाँ की जो नदियाँ हैं पंजाब और हरियाणा की, वहाँ पे जो है वर्ष भर जो है वो जल की उपलब्धता होती है। आगे देखिए, पंजाब हरियाणा प्लेस में ही 2 गो वर्ड आता है, एक आपका आता है चोस और एक आता है आपका दोआब। तो चोस क्या है, दोआब क्या है, उसके बारे में देख लीजिए। तो सतलज नदी के द्वारा अवनालिका अपरदन के माध्यम से निर्मित गर्त है, यानी कि ये गली इरोजन से बनता है, उसको बोलते हैं चोस। तो क्या बोले हम बोले हैं कि सतलज नदी के द्वारा अवनालिका अपरदन यानी कि गली इरोजन, इसके माध्यम से निर्मित एक गर्त है जिसको बोलते हैं चोस। और दोआब किसको कहते हैं, तो दोआब जो है वो कहते हैं हम लोग कि दोआब एक तरह से उपजाऊ मैदान होता है, यानी कि फर्टाइल लैंड होता है। और ये 2 नदियों के बीच में आपका एक जो है 2 नदियों के बीच में दोआब जो है, मतलब कि उपजाऊ भूमि को ही हम लोग कहते हैं दोआब, ठीक ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर हम लोग रीजन ऑफ 5 दोआब यानी कि 5 दोआबों का क्षेत्र के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, यहाँ पे एक वर्ड बताया जा रहा है कि पंजाब के होशियारपुर में सर्वाधिक पाए जाते हैं चोस। तो जो चोस है ये आपका गली इरोजन से बनता है, यानी कि अवनालिका अपरदन से बनता है। तो सतलज नदी जो है वो आपका अवनालिका अपरदन करती है। कौन नदी, तो सतलज नदी जो है वो अवनालिका अपरदन करती है, और उस अवनालिका अपरदन के कारण ही किसका निर्माण होता है, तो आपका चोस का निर्माण होता है। और ये जो चोस है वो आपका कहाँ मिलता है, तो आपके पंजाब के होशियारपुर में सर्वाधिक ये चोस पाए जाते हैं, जो कि सतलज नदी के द्वारा गली इरोजन यानी कि अवनालिका अपरदन के द्वारा ये बनते हैं। दोआब जो है वो 2 नदियों के बीच का जो है मतलब कि उपजाऊ क्षेत्र को दोआब कहते हैं, ठीक है। यहाँ दोआब के बारे में देखिए, दोआब किसको कहते हैं, तो उपजाऊ मैदान होता है, ये फर्टाइल बिटवीन 2 रिवर्स यानी 2 नदियों के बीच का जो है फर्टाइल भूमि को कहते हैं। रीजन ऑफ 5 दोआब यानी कि 5 दोआबों का क्षेत्र किसको कहते हैं वो देखिए। आगे हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, एक देखिए पंजाब और हरियाणा में एक मैदान मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं मालवा का मैदान। हम लोग मालवा का पठार पढ़ते हैं, तो ठीक उसी तरह हम लोग मालवा का मैदान के बारे में भी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। अब इसके बारे में एक पॉइंट आप समझ लीजिए ऐसा कि ये देखिए, ये आपका तिब्बत का मानसरोवर झील है, यहाँ से आपका इधर ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही है, और यहाँ से आपका जो है ये सिंधु नदी निकल रही है। कौन सा नदी है, सिंधु नदी है। ये सिंधु नदी इस तरह से निकल रही है। अब दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सिंधु नदी के बाद अब देखिए, सिंधु नदी जो है पहले तो यहाँ पे है एक झेलम नदी निकल रही है, ये वाला, ये झेलम नदी है, और ये जाके सिंधु नदी में मिल रही है। उसके बाद बीच में आपका चिनाब नदी है, और ये चिनाब नदी जाके जो है यहाँ पे ये झेलम में मिल रही है। उसके नीचे एक रावी नदी है, रावी नदी इसमें जाके मिल रही है। उसके नीचे एक आपका ब्यास नदी, और ब्यास नदी जाकर इसमें मिल रही है। उसके बाद एक आपका सतलज नदी, और ये सतलज नदी जाके ब्यास नदी में मिल जा रही है ना। सब लगभग सिंधु नदी में मिलता है। तो देखिए, पहला क्षेत्र यहाँ पे दोआब बना, फिर आपका एक दूसरा दोआब यहाँ बना, तीसरा यहाँ पे बना, फिर देखिए चौथा यहाँ पे बना, 5वां यहाँ पे बना। ये 5 गो दोआब बन गया। पहला दोआब बना आपका सिंधु और झेलम के बीच में, फिर बना झेलम और चिनाब के बीच में, फिर बना आपका
चिनाब और रावी के बीच में, फिर बना आपका रावी और ब्यास के बीच में, फिर बना आपका ब्यास और सतलज के बीच में। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा हो तो आपको इस तरह से बताया जाता है, आप इसको ऐसे समझिए। अगर इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है तो सबसे पहले ये समझिए कि ये आपका जो है सिंधु नदी है, ठीक है ना, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी में एक नदी मिल रही है, वो कौन है, वो आपका झेलम नदी सिंधु नदी में मिल रही है। तो एक आपका ये दोआब बना। झेलम नदी में जो है वो आपका चिनाब नदी मिल रही है, ठीक है, तो दूसरा दोआब बना। चिनाब नदी में जो है वो आपका रावी नदी आके मिल रही है, तो ये आपका तीसरा दोआब बना, रावी नदी। उसके बाद रावी नदी में जो है वो आपका ब्यास नदी आके मिल रही है, चौथा दोआब बना। और ब्यास नदी में जो है वो आपका सतलज नदी आके मिल रही है, मतलब ये पाँचवा दोआब बना। तो 1 2 3 4 5, 5 दोआब बन गया, तो इसको बोलते हैं 5 दोआब का क्षेत्र, ठीक है। तो ये आपको समझ पाना चाहिए। पहला दोआब बनता है आपका, ये है सिंधु नदी, और ये है आपका झेलम नदी, उसके नीचे है चिनाब नदी, उसके नीचे है रावी नदी, उसके नीचे है ब्यास नदी, फिर आपका है सतलज नदी। तो ऐसे करके आपको पता होना चाहिए कि सिंधु और झेलम के बीच में पहला दोआब, झेलम और चिनाब के बीच में दूसरा दोआब, चिनाब और रावी के बीच में तीसरा दोआब, रावी और ब्यास के बीच में चौथा दोआब, और ब्यास और सतलज के बीच में पाँचवा दोआब। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए ये रीजन। आगे देखिए नीचे में जो ये आपका क्या है, तो ये आपका नीचे में जो है वो आपका मालवा का पठार है, मालवा का पठार, ठीक है। यहाँ पे देखिए इधर से आपका घग्गर नदी निकल रही है, यहाँ पे कालका हिल्स है, और इस कालका हिल्स से आपका घग्गर नदी निकल रही है। कालका हिल्स कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पॉइंट पता होना चाहिए। तो अभी हम आपको बताए हैं कि पंजाब हरियाणा प्लेन के बारे में बता रहे हैं, और यहाँ पे हम 2 वर्ड बताए, एक आपका चोस, एक आपका है दोआब। तो चोस क्या है वो आपको हम लोग जाने कि वो आपका गली इरोजन के बारे में, गली इरोजन से बनता है। ये जो सतलज नदी है ना भैया, सतलज नदी के द्वारा गली इरोजन बनता है, गली इरोजन से आपका चोस बनता है, जो कि आपका पंजाब के होशियारपुर में सबसे सर्वाधिक देखने को मिलती है। यहाँ तक हम लोग जाने। इसके बाद हम लोग दोआब जाने कि ये जो है वो 2 नदियों के बीच का जो है उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। 5 दोआब का क्षेत्र किसको किसको बोलते हैं हम लोग वो जानते हैं, पाँचों नदी के बारे में हम लोग जान गए हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग जो है, हम लोग एक देखते हैं कि मालवा का पठार जो है, पठार नहीं बोलेगा, ये जो आपका मालवा का मैदान है, इस मालवा के मैदान में एक जनजाति रहती है, उस जनजाति का नाम है जिप्सी। क्या नाम है, जिप्सी जनजाति। और ये जो जिप्सी जनजाति है वो मध्य एशिया की ओर चले गए हैं। तो मालवा के पठार में एक जनजाति रहा करती थी पहले एक समय में, जिसका नाम है जिप्सी जनजाति, और वो जिप्सी जनजाति जो है मध्य एशिया यानी कि मिडिल एशिया में चले गए थे, मालवा को छोड़कर, मालवा का मैदान को छोड़कर। अब देखिए अभी आपको बताया गया था 5 दोआब का क्षेत्र, तो 5 दोआब का क्षेत्र जो है वो कहाँ पे बनता है, तो आपका पंजाब में बनता है, ठीक है ना। पहला आपका सिंधु और झेलम नदी के बीच में, इसको बोलते हैं सिंधु सागर दोआब। दूसरा बनता है आपका झेलम और चिनाब नदी के बीच में, इसको बोलते हैं इसको छाछ दोआब। इसके बाद बनता है चिनाब और रावी नदी के बीच में, इसको बोलते हैं रचना दोआब। इसके बाद देखिए रावी और ब्यास नदी के बीच में बनता है, उसको बोलते हैं बारी दोआब। और आपका ब्यास और सतलज नदी के बीच में जो बनता है उसको बोलते हैं बिस्त दोआब। तो ये 5 दोआब के बारे में आपको पता होना चाहिए, 5 दोआब का नाम भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा पंजाब हरियाणा प्लेन के बारे में, कि दोआब क्या है, चोस क्या है, इस सभी के बारे में पता होना चाहिए। अदर फैक्ट यहाँ बताया जा रहा है कि जो अगर कंकड़ की बात करें तो कंकड़ क्या है, तो ये आपका अशुद्ध कैल्शियम की ग्रंथियाँ होती है, यानी गांठें होती है, इसी को ही कंकड़ कहा जाता है, यानी कि इम्प्योर कैल्शियम ग्लैंड्स मतलब गांठ। तो अशुद्ध कैल्शियम की जो ग्रंथियाँ होती है यानी कि गांठ होती है, इसी को ही कंकड़ कहा जाता है। तो क्या बोले हम, अशुद्ध कैल्शियम की ग्रंथियाँ या फिर गांठ को ही कंकड़ कहा जाता है, इम्प्योर कैल्शियम ग्लैंड्स, ठीक है। बस यहाँ तक ये वाला जो पॉइंट है आपको पता होना चाहिए, इसके ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ और भी पता नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम लोग जो है वो उत्तरी विशाल मैदान का हम लोग प्रादेशिक वर्गीकरण कर रहे हैं अभी, भौगोलिक वर्गीकरण भाबर त्राई जरूर, और हम लोग जो है डेल्टा वाला कर चुके हैं। हम लोग अब देख रहे हैं उत्तरी विशाल मैदान का जो है वो प्रादेशिक वर्गीकरण यानी कि रीजनल क्लासिफिकेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग सिंधु का मैदान यानी कि पंजाब हरियाणा का मैदान के बारे में हम लोग पढ़े, और ये हम लोग समझ गए हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड चलते हैं आपका गंगेटिक प्लेन यानी गंगा के मैदान के बारे में जानेंगे। और आपको बता दिया गया है कि गंगा का मैदान को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, एक है आपका अपर गंगेटिक प्लेन, एक आपका मिडिल गंगेटिक प्लेन, और एक आपका है लोअर गंगेटिक प्लेन। ये तीनों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो ये देखिए गंगा का जो गंगेटिक प्लेन जो है वो आपका वर्ल्ड मोस्ट फर्टाइल प्लेन है, यानी विश्व का सबसे ज़्यादा उपजाऊ जमीन है, ये भूमि है। अब जो गंगा का प्लेन जो है इसको भी हम लोग 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला देखते हैं हम लोग अपर गंगेटिक प्लेन। तो देखिए ये मान के चलिए ये है आपका ऐसा, ये गंगा नदी का ये प्लेन है, ठीक है ना, मतलब गंगा नदी का ये मैदान है, इसको बोलते हैं ऊपरी गंगा, इसको बोलते हैं मध्य गंगा, इसको बोलते हैं निचली गंगा, ऐसा करके डिवीजन किया हुआ है, ठीक है। बस सिंपल से याद रखिए। अपर गंगेटिक प्लेन यानी कि ऊपरी गंगा के मैदान के बारे में पढ़े,
तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, एक प्लेस आता है आपका बीहड़, बीहड़ यानी जिसको बोलते हैं रेवेंस, तो बीहड़। इसके बाद देखिए भूर या फिर भूड़, एक है आपका कंकड़, ये सभी यहाँ पे मिलते हैं। तो अगर हम लोग ऊपरी गंगा के मैदान की बात करें तो यहाँ पे आपको बीहड़, भूर और कंकड़ देखने को मिलेंगे। ऊपरी गंगा का मैदान का अगर एक्सटेंशन देखें तो आपका पूर्वी राजस्थान में है, और दिल्ली और आपका वेस्टर्न सिंभू वेस्ट जो है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला, मतलब कुछ कुछ पश्चिमी भाग इसमें आता है। तो बोले ना कि वो ऊपरी क्षेत्र को उसको बोलते हैं अपर गंगेटिक, इसको बोलते हैं मिडिल गंगेटिक, इसको बोलते हैं जो है निम्न गंगेटिक यानी लोअर गंगेटिक। तो ऊपरी भाग में आपका दिल्ली वाला इलाका आ जाएगा, पूर्वी राजस्थान आ जाएगा, इधर आपका पश्चिमी राजस्थान, ये पूरा राजस्थान है तो पूर्वी राजस्थान इसमें आ जाएगा, पश्चिमी राजस्थान नहीं आएगा। इसके बाद दिल्ली वाला इलाका आएगा, उसके बाद आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला इलाका आएगा। तो ऊपरी गंगेटिक प्लेन में ये सभी राज्य आएंगे, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और आपका पश्चिमी मतलब उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग। और यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, तो बीहड़, कंकड़ और आपका भूर देखने को मिलता है। इसका देखिए यहाँ पे एक प्लेन ये बताया जा रहा है कि भूर क्या होता है और क्या होता है, वो देखिए। ये देखिए, ये आपका देखिए, मान के ये आपका है, ये वाला इलाका है आपका पूर्वी राजस्थान, और ये आपका पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान तो इसमें नहीं आता है, पूर्वी राजस्थान आता है। अब देखिए राजस्थान मान के ऐसे है, तो राजस्थान में एक आपका अरावली पर्वत श्रृंखला गई है ऊपर से नीचे तक, ठीक है ना, क्या गई है, अरावली पर्वत श्रृंखला है, ठीक है ना, क्या गई है, अरावली पर्वत श्रृंखला गई है। तो अरावली के इस साइड आपका है पूर्वी राजस्थान, अरावली के पीछे साइड है आपका पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। अब आगे देखिए, पूर्वी राजस्थान जो है वो आपका मतलब राजस्थान का जो मतलब ये अरावली के जो आपका पूर्व साइड में, यानी कि इसी को बोलते हैं पूर्वी राजस्थान, ये आपका अपर गंगेटिक प्लेन में आता है। और इसमें देखिएगा ना कि कुछ कुछ क्षेत्र में क्या है ना, पूर्वी अगर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे जो है ऐसा करके देखिए, ये तो पूरा यहाँ पे अरावली पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ऐसे आपका यहाँ पे मिलता है, इसको बोलते हैं चंबल, ठीक ना। इस वाले भाग को बोलते हैं बनास, इस वाले भाग को चंबल बोलते हैं। और यहाँ पे आपका ये यूपी वाला क्षेत्र है, पश्चिमी यूपी, इधर पूर्वी यूपी, इधर पश्चिमी यूपी, ये सभी इसमें आते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको रेत यानी कि सैंड देखने को मिलेंगे, यहाँ पे आपको भूर देखने को मिलेंगे, ये सभी यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक ना। तो चंबल एक क्षेत्र भी है, चंबल क्षेत्र जो है वो आपका यहीं पे पूर्वी राजस्थान में ही पड़ता है। तो चंबल क्षेत्र जो है वो आपका पूर्वी राजस्थान में पड़ेगा। तो पूर्वी राजस्थान वाले इलाके में आपको भूर भी देखने को मिलेगा, आपका रेत भी देखने को मिलेगा, ये सभी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, आपका मैप के माध्यम से समझना चाहिए कि बीच में ये आपका अरावली पर्वत श्रृंखला है, इधर आपका पश्चिमी राजस्थान, इधर आपका पूर्वी राजस्थान है। पूर्वी राजस्थान में आपको जो है वो क्या क्या मिलेगा, तो सैंड यानी कि रेत मिलेगा, भूर मिलेगा, ये सभी के जानते हैं। भूर क्या होता है, तो पश्चिमी पवनों के द्वारा रेत का जमाव ये मिलता है। अगर देखिए रेत का ऐसे से जमाव हो गया रेत का, तो रेत का जो जमाव है इसी को हम लोग बोलते हैं भूर। तो पश्चिमी पवनों के द्वारा यानी कि वेस्टर्न जो विंड्स है इसके द्वारा जो है रेत का जमाव कर दिया जाता है। तो जैसे बोलते हैं ना ड्यून्स बन गया, अलग अलग कलाकृति बन जाता है, तो रेत का जमाव इसी को ही भूर कहा जाता है, जो कि पश्चिमी पवनों के द्वारा जमा होता है, ठीक ना। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए इसके बाद की बात कही जा रही है वो देख लीजिए आप। ये हम लोग देखते हैं विंध्याचल श्रेणी है, ये सब केवल अभी ऐसे नॉर्मली आप याद करिए, याद मत कीजिए, केवल एक जान लीजिए, ठीक है ना। तो भूर क्या होता है समझ गए हैं, भूर, रेत, ये सभी जो है वो आपका पूर्वी राजस्थान वाले क्षेत्र में मिलता है। अपर गंगेटिक प्लेन का विस्तार पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और आपका वेस्टर्न यूपी का कुछ कुछ भाग इसमें आता है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें तो मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण, तो यानी कि गंगा का मैदान का जो प्रादेशिक वर्गीकरण है, इसमें हम लोग 3 तरह से बांट के पढ़ते हैं ना। एक हम लोग पढ़े अभी अपर गंगेटिक प्लेन, फिर हम लोग पढ़ते हैं मिडिल गंगेटिक प्लेन, फिर हम लोग पढ़ते हैं लोअर गंगेटिक प्लेन, इन तीनों के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए आपको बताया गया था कि क्या बताया गया था कि जो आपका अपर गंगेटिक प्लेन है ये आपका कहाँ मिलेगा, तो ये आपका पूर्वी राजस्थान, दिल्ली में, और आपका वेस्टर्न यूपी का कुछ कुछ भाग मिलता है। यहाँ पे एक आपका नदी मिलेगा चंबल नदी, क्या मिलता है, चंबल नदी। ये वाला इलाका देखिए, यह है आपका, यहाँ पे जो है वो आपका चंबल नदी यहाँ पे फ्लो हो रही है। कौन सा नदी, तो चंबल नदी फ्लो हो रही है। और इसी चंबल नदी के जो है आपका चंबल नदी में ही आपका भूर मिलेगा, रेत वगैरह मिलेगा, चंबल नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में ही, तराई क्षेत्र में, है ना। यहाँ पर चंबल नदी देखने को मिलता है। तो चंबल नदी यानी कि जो चंबल नदी है वो आपका अवनालिका अपर्दन करती है, यानी कि गली इरोजन करती है। और इस अवनालिका जो अपर्दन से एक उत्खात भूमि का यानी कि बैडलैंड का यहाँ से निर्माण होता है। और यहाँ पे जंगल और जो वन ये सब यहाँ पे निर्मित हो जाते हैं, और वही क्या कहलाते हैं, तो वही जो है आपका बीहड़ कहलाते हैं, यानी कि रिवाइंस कहलाते हैं। तो क्या क्या बोल रहे हैं हम वो देखिए। अभी आपको बोला गया था कि जो आपका अपर गंगेटिक प्लेन है वो आपका राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और आपका वेस्टर्न यूपी का कुछ भाग में मिलता है। हम लोग देखें कि
पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के बीच में अरावली जो पर्वत श्रृंखला है ये इसको डिवाइड करता है। फिर हम लोग देखिए पूर्वी राजस्थान में एक आपका नदी मिलता है आपका चंबल नदी। फिर चंबल नदी जो है वो आपका गली इरोजन करता है यानी कि अवनालिका अपर्दन करता है। उस अवनालिका अपर्दन से एक उत्खात भूमि का निर्माण होता है यानी कि बैड लैंड का निर्माण होता है। और उसी बैड लैंड में ही जंगल और वन निर्मित होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं तो बीहड़ कहते हैं। बड़े बड़े जंगल डाकू वगैरह दिखेगा ना तो आपका बीहड़ वाले क्षेत्रों में, इसी जंगलों वाले क्षेत्रों में रहते हैं। उबड़ खाबड़ भूमि में रहते हैं, उबड़ खाबड़ उत्खात भूमि, उबड़ खाबड़ भूमि में रहते हैं। ठीक है। इसके बाद चंबल नदी में और बीहड़ वाले क्षेत्र में बहुत सारे डाकू लोग रहते थे, हम लोग जानते हैं ना पहले के समय में यही। तो उत्खात भूमि समझो उबड़ खाबड़ वाला भूमि है, और उबड़ खाबड़ वाला जो भूमि है इसी पे ही जो है आपका डाकू वगैरह रहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अपर गंगेटिक प्लेन में आपको भूर भी मिलेगा, रेत मिलेगा, और आपका बीहड़ यानी कि रिवाइंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे रिवाइंस वगैरह भी मिलते हैं। रिवाइंस बोले तो बीहड़ यहाँ मिलेगा, भूर मिलेगा, कंकड़ मिलेगा, रेत मिलेगा। ठीक है। उत्खात भूमि क्या है, उबड़ खाबड़ भूमि है, किसके द्वारा बनता है तो वो चंबल नदी के द्वारा बनता है, जो कि अवनालिका अपर्दन करती है यानी कि गली इरोजन करती है। इसके बाद हम चलते हैं मिडिल गंगेटिक प्लेन यानी कि मध्य गंगा का मैदान के बारे में पढ़ते हैं। और मध्य गंगा का मैदान के बारे में हम लोग जानेंगे कि ये आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार में फैला हुआ है। तो ये पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये आपका बिहार में फैला हुआ है। ये देखिए इसके बारे में बताया जाता है कि नदी विसर्प यानी कि जो रिवर मेंडर है तो इसके द्वारा ये बनता है। बोला जाता है कि बाय दिस प्रोसेस ऑक्स बॉव लेक डेवलप होता है। इस प्रक्रिया के द्वारा जो है वो आपका गोखुर झीलों का निर्माण होता है। तो जो आपका मध्य गंगा का मैदान है, इस मध्य गंगा के मैदान में आपका नदी विसर्प वगैरह बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे ऊपरी गंगा का मैदान है, यहाँ पे आपका क्या क्या मिलेगा तो बीहड़ मिलेगा। यहाँ पे आपका ये चंबल नदी के द्वारा जो बीहड़ का निर्माण होता है, अवनालिका अपर्दन के द्वारा उत्खात भूमि में जंगल उंगल जो है ये हो जाएगा, आ जाएगा, तो वही क्षेत्र आपका बीहड़ कहलाएगा। इसी में आपका जो है वो आपका रेत मिलेगा, भूर मिलेगा, कंकड़ मिलेगा, ये सभी जानते हैं। वहीं अगर हम लोग मध्य गंगा की बात करें यानी कि मिडिल गंगेटिक प्लेन की बात करें तो यहाँ पे आपका नदी विसर्प मिलेगा यानी कि रिवर मेंडर बनेगा। और इसका निर्माण कैसे होता है तो बाय दिस प्रोसेस ऑक्स बॉव लेक डेवलप होता है। तो नदी विसर्प बहुत ज़्यादा मिलता है आपका मध्य गंगेटिक प्लेन में, और नदी विसर्प के कारण जो है वो आपका गोखुर झीलों का यानी कि ऑक्स बॉव लेक का निर्माण होता है, गोखुर झीलों का। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए हैं। अब एक मैप के माध्यम से आपको समझाया गया, वो देखिए यहाँ मैप दिया गया है। ये आपका मान लीजिए कि एक इधर से नदी आई, ठीक है, ये नदी आई आपका, फिर ये नदी आई, फिर उसके बाद यहाँ से मुड़ गई, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर यहाँ गई, फिर यहाँ पे जाके वापस मिल गई, फिर ऐसे आई, फिर यहाँ पे आई, ऐसे आई, ऐसे आई, फिर यहाँ पे वापस जाके ये मिल गई। कभी कभी क्या होता है ये इतना ज़्यादा मिल जाती है कि ये वाला भाग जो है कट के अलग हो जाता है। ये वाला भाग क्या हो गया, कट के अलग हो गया ऐसा, फिर पानी जो है सीधा सीधा ऐसे बहने लगा। ठीक है ना। तो देखिए ये जो ऐसे ऐसे बार बार हो रही है ना, तो कभी क्या होगा कि ये वाला भाग जो है कट के अलग हो जाएगा इससे। तो यही जो आपका अलग हो गया इसी को हम लोग बोलते हैं गोखुर झील। क्या बोलते हैं, गोखुर झील। इसी को बोलते हैं ऑक्स बॉव लेक। ठीक है, कट के अलग हो जाता है। देखो यहाँ बताया जा रहा है कि ये जो ऐसा नदी आ रही है, मतलब ये सॉरी ये ऐसे घूम रही है, बार बार घूम रही है ना, तो ये कट के अलग होगी, ये कट के अलग होगी, इसको बोलते हैं गोखुर झील यानी कि ऑक्स बॉव लेक। ठीक है। और ये क्यों हो रहा है तो नदियों के द्वारा जो मेंढर बनाया जाता है, नदी विसर्प बनता है ना, रिवर मेंढर, तो मेंढर के कारण ही ऑक्स बॉव लेक यानी कि गोखुर झीलों का निर्माण होता है। आगे देखते हैं, गोखुर झील इसको कहते हैं या फिर इसी को ही छाड़न झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं, छाड़न झील। और ये जो झील होते हैं ये आपका सिंचाई के लिए जल उपलब्ध करवाता है। यहाँ पे मखाना का, सिंघाड़ा का, इस सब के उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे मत्स्यन भी बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे जैव विविधता का संरक्षण भी किया जा सकता है, जो आपका गोखुर झील है उन सभी में। तो सिंचाई के लिए जल मिल जाता है हम लोगों को। आगे देखिए, अगर हम लोग कांवर झील की बात करें तो कांवर झील भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील है। तो अगर हम लोग कांवर झील की बात करें तो कांवर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील है, जिसका निर्माण जो है वो आपका बूढ़ी गंगक नदी के द्वारा किया गया है। तो कांवर झील जो है वो भारत की सबसे बड़ी गोखुर झील है, जिसका निर्माण जो है वो बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा होता है। हम लोग जानते हैं जिस तरह से आपका अपर गंगेटिक प्लेन में बीहड़, भूर, कंकड़, सैंड ये सभी मिलते हैं, उसी तरह मध्य गंगेटिक प्लेन में आपका नदी विसर्प मिलता है, और नदी विसर्प के कारण जो है आपका गोखुर झील का निर्माण होता है। ये हम लोग जानते हैं। ये अब जान के नदी विसर्प जानते हैं क्या होता है। सो नदी विसर्प ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे होना, इसी को नदी विसर्प कहते हैं। कभी ऐसे गया, कभी ऐसे गया, कभी ऐसे गया, कभी ऐसे गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो नदी विसर्प कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये था आपका मध्य गंगा का मैदान। अब हम लोग चलते हैं निम्न गंगा का मैदान के बारे में। और निम्न गंगा का मैदान यानी कि लोअर गंगेटिक प्लेन के बारे में जानते हैं।
हम लोग जानते हैं कि लोअर जो गैंगेटिक प्लेन है यहाँ पे किसका निर्माण होता है, तो यहाँ पे जो है वो आपका डेल्टा का निर्माण होता है। क्या होता है, डेल्टा का निर्माण होता है। जैसे कि आपका अपर गैंगेटिक प्लेन में बीहड़ मिलता है, अपर गैंगेटिक प्लेन में भूर मिलता है, कंकड़ मिलता है, सैंड मिलता है, ये सभी जानते हैं। उसका एक्सटेंशन पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और उसका कुछ कुछ जो है वेस्टर्न यूपी का भाग इसमें आता है, ठीक ना। यहाँ पे चंबल नदी के द्वारा जो है वो आपका अवनालिका अपर्दन किया जाता है, यानी कि गली इरोजन किया जाता है, जिसके बाद जो है आपका उत्खाट भूमि बनता है और वहाँ पे जंगल आ गया, तो वो वाला क्षेत्र क्या 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 कहलाता है, तो बीहड़ कहलाता है। इसके बाद हम लोग जब मध्य गंगा की बात करते हैं तो वो आपका कहाँ पे है, तो आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश और आपका बिहार में ये फैला हुआ है, ठीक ना। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि ये यहाँ पे जो है मध्य गंगा के मैदान में आपका नदी विसर्प बनता है बहुत ज़्यादा, और नदी विसर्प के कारण बनने के कारण, यानी कि रिवर मेंडर बनने के कारण इससे जो है गोखुर झील का निर्माण होता है। गोखुर झील का महत्व हम लोग जाने, अभी गोखुर झील जाने की कांवर झील जो है वो भारत का सबसे बड़ा गोखुर झील है, और ये जो है वो आपका बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा बनता है। इसके बाद हम लोग निम्न गंगा के मैदान के बारे में जाने, यानी कि लोअर गैंगेटिक प्लेन के बारे में जानते हैं, जो कि आपका मतलब कि ये वाला मिलेगा पश्चिम बंगाल वाला साइड में मिलता है, ठीक ना। और यहाँ पे जो है आपका डेल्टा का निर्माण बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ पे डेल्टा बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक ना। बहुत ज़्यादा क्या मिलता है, डेल्टा मिलता है। जो आपका लोअर गैंगेटिक प्लेन है यहाँ पे आपका जूट, यहाँ पे राइस, इन सभी का जो है कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता है, ये जान लीजिएगा, है ना। तो जूट, राइस, कल्टीवेशन ये सभी बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे निम्न गंगा का मैदान में। आगे देखिए, ये चीज़ देख लीजिए क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि कोई नदी आ रहा है, कोई नदी, ये नदी आया है, नदी यहाँ से बह रही है, नदी आपका ये इस तरह का क्षेत्र में बह गया पूरा ऐसे, तो ये जो आपका बीच बीच में ये आपका ऐसा दिख रहा है ना कठोर के रूप में, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं चार, यानी कि जल से बाहर निकले हिस्से। तो जल से ऊपर में ऐसे ऐसे यहाँ पानी पूरा चारों तरफ है, द्वीप के जैसा ऐसे ऐसे, आइसलैंड के जैसा ऐसे ऐसे ऊपर निकले रहेंगे, तो जल से जो बाहर निकला हुआ उसको बोलते हैं चार। क्या बोलते हैं, चार कहते हैं, चार, ठीक ना। इधर आगे देखिए ओशियन वाटर बॉडी है पूरा आपका, इधर आपका लैंड रीजन यानी कि स्थल है, और आपका जो देखिए जो है आपका, देखिए भाई सामने वाले भाग को बोलते हैं, ये देखिए नदी आ रही है नदी, तो इसके सामने वाले भाग को, इस वाले पूरे भाग को जो है डेल्टा कहते हैं। फिर यहाँ देखेंगे कि जो जो ऊपर उठा हुआ जो जलमग्न नहीं है बल्कि ऊपर उठा हुआ जो भाग है, हिस्सा है, उसको बोलते हैं चार, बाकी सभी को बोलते हैं हम लोग क्या, तो डेल्टा। तो नदी आई, ये पूरा ऐसे ऐसे ये डेल्टा का निर्माण की, ये पूरा आपका डेल्टा कहलाया। क्या कहलाया, डेल्टा कहलाया। डेल्टा में जो है ऊपर में उठा हुआ ऐसे ऐसे कुछ कुछ भाग है, ये देख लीजिए ऐसे ऊपर उठा हुआ भाग, इसको ऊपर उठे हुए भाग को हम लोग बोलते हैं चार, बाकी बात जो है सभी जो है वो आपका डेल्टा कहलाया। तो नदी आया, सिंपल सी बात याद रखिएगा, क्या बोले हम, सिंपल याद रखिएगा कि ये जो नदी आया, इस वाले पूरा भाग में ये नदी फैल गया यहाँ पे, और यहाँ पे जाके वाटर बॉडी में ओशियन में जाके मिल गया, पूरा ओशियन में मिल गया। इस वाले पूरे भाग को हम लोग क्या कहेंगे, इसको बोलेंगे डेल्टा। इसके बाद डेल्टा वाले क्षेत्र में देखिएगा कुछ कुछ जो है जल से ऊपर की ओर उठे रहेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं चार। क्या बोलेंगे, चार। बाकी बात पूरे को बोलते हैं डेल्टा, और ये आपका ओशियन वाटर बॉडी में जाके मिल जाता है, ठीक ना। इसके बाद देखिए अंदर में जो आपका जलमग्न भाग है, इसको बोलते हैं उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं जलमग्न भाग को हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसको बोलते हैं बील। तो जो जल के ऊपर उठे हुए रहते हैं इसको बोलते हैं चार, जो जल के नीचे यानी कि जलमग्न होते हैं उसको बोलते हैं भील। बाकी बात पूरा एरिया तो आपका डेल्टा वाला क्षेत्र कहलाते ही है, पूरा एरिया आपका डेल्टा कहलाएगा। फिर जो जो भाग जल से ऊपर उठा हुआ है उसको बोलेंगे चार, जो भाग जलमग्न है उसको बोलेंगे बील। सिंपल सी बात है, यही आपका जो है लोअर गैंगेटिक प्लेन के बारे में बतलाया गया है। लोअर गैंगेटिक प्लेन, ये हो गया आपका लोअर गैंगेटिक प्लेन। इसके बाद देखिए हम लोग ये जानते हैं कि लोअर जो गैंगेटिक प्लेन कहाँ पे हम लोगों को मिलता है, वो देख लीजिए आप हल्का सा। ये जानते हैं कि आपका ये बंगाल है, पश्चिम, ये आपका पश्चिम बंगाल है, ये वाला, ये आपका पूरा पश्चिम बंगाल है, ये जो है आपका पश्चिम बंगाल है, और ये आपका क्या है, तो ये आपका बांग्लादेश है। यहाँ पे एक नदी जा रही है दामोदर नदी, नीचे में स्वर्णरेखा नदी, ये झारखंड की बात की जा रही है। यहाँ पे एक मैदान का निर्माण हो रहा है, उसको बोलते हैं रार का मैदान। क्या बोलते हैं, रार का मैदान। आगे देखिए इधर से आ रही है आपका ये गंगा नदी, और इधर हुगली नदी तंत्र, ये सभी मिल रहा है। यहाँ पे जो डेल्टा का निर्माण कर रही है ये हम लोग जानते हैं, ये पूरे भाग को डेल्टा कहेंगे। डेल्टा में जो ऊपर उठा हुआ भाग है इसको बोलेंगे चार, जो जलमग्न भाग है उसको बोलते हैं बील। क्या बोलते हैं, बील। ये हम लोग समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग तीसरा नंबर जो इसका डिवीज़न किया गया है वो है आपका है ब्रह्मपुत्र या फिर असम का मैदान। हम लोग उत्तरी मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण देख रहे थे, तो पहले हम लोग पढ़े पंजाब हरियाणा का मैदान, दूसरा पढ़े गंगा का मैदान। गंगा का मैदान तीन गो है, ऊपरी गंगा, मिडिल गंगा और आपका लोअर गंगा, इन तीनों के बारे में पढ़े। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र और जो है असम मैदान के बारे में पढ़ते हैं। ये आपका ब्रह्मपुत्र और असम मैदान।
तो हम लोग देखिए ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी निकल रही आ रही इधर से, ये आपका इंटर करती है ये आपका मतलब कि भारत में, और भारत में इंटर करने के बाद फिर आपका बंगाल खाड़ी में जाके ये गिर जाती है, ठीक है ना। आगे देखिए हम लोग जानते हैं कि इसके द्वारा भी यहाँ पे मैदान का निर्माण किया जाता है। ये पूरा जो है आपका एरिया जो है आपका मैदान का निर्माण किया जा रहा है इस वाले भाग में आपका पूरा। अब देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि सिंपल सी बात याद रखिएगा कि यहाँ क्वाटरनरी रॉक से फॉसिल मिनरल्स वगैरह देखने को मिलते हैं। तो जो आपका ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, जिसको हम लोग असम का मैदान भी कहते हैं, ठीक है ना, इस असम के मैदान में आपका जो है क्वाटरनरी रॉक से क्या मिलता है, तो आपका फॉसिल मिनरल्स मिलता है, यानी कि जीवाश्म जो है वो खनिज वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं बहुत प्रचुर मात्रा में। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र जो ये जो नदी बह रही है, तो ये अपना जो प्लेन का निर्माण करती है, यानी कि मैदान का निर्माण करती है। यहाँ पे एक द्वीप भी हम लोग को देखने को मिलता है, उस द्वीप को बोलते हैं मजूली द्वीप। क्या बोलते हैं? मजूली द्वीप। और ये जो मजूली द्वीप है ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप की बात करें तो वह आपका मजूली द्वीप, जो कि किस नदी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो वो बनाया जा रहा है आपका ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको पता चल गया होगा, इसमें किसी भी तरह का आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ हे भगवान, बहुत बोलना पड़ता है जी। तो ये था आपका, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए हैं। तो हम लोग जो है वो उत्तरी विशाल मैदान के बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। उत्तरी विशाल मैदान के बारे में हम लोग दो तरह का इसका जो है डेफिनेशन भी हम लोग पढ़े, मतलब कि दो तरह इसका वर्गीकरण देखे हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या क्या पढ़े वो देख लीजिए आज की क्लास में। हल्का सा हम लोग देखे हैं उत्तरी जो है विशाल मैदान के बारे में हम लोग पढ़े थे, और उत्तरी विशाल मैदान के बारे में हम लोग जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देखिए हम लोग। इसका लोकेशन जाने कि इसका लोकेशन कहाँ पे वो हम लोग जाने। फिर हम लोग देखें कि जो उत्तरी विशाल मैदान है इसका जो है भौगोलिक वर्गीकरण किया गया है भाबर, तराई और जलोढ़ प्रदेश के रूप में। उसी तरह उत्तरी विशाल मैदान का प्रादेशिक वर्गीकरण किया गया है पंजाब हरियाणा प्लेन, जिसको बोलते हैं सिंधु का प्लेन। इसके बाद गंगा का प्लेन, जिसको 3 भागों में बांटा गया है, अपर गंगा, लोअर गंगा और आपका जो है मिडिल गंगा। इसके बाद देखिएगा थर्ड जो डिवीजन है जिसको बोलते हैं असम या फिर ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये भी किया गया है। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाबर, तराई, जलोढ़ और डेल्टा क्षेत्र का जो लोकेशन के बारे में जानते हैं। ये इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डाटा होता है, इसको आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फैक्ट है इसमें। फिर हम लोग जाने इसके बाद जो है ये प्रादेशिक वर्गीकरण में हम लोग सिंधु के मैदान के बारे में जाने, जिसमें हम लोग देखते हैं कि चोस क्या होता है, दोआब वाला क्षेत्र क्या होता है, 5 दोआबों का क्षेत्र किसको कहते हैं, इन सभी के बारे में जाने। गंगेटिक प्लेन के बारे में जाने, अपर गंगेटिक प्लेन में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, बीहड़ क्या होता है इसके बारे में हम लोग जाने। फिर हम लोग मिडिल गंगेटिक प्लेन में जाने कि नदी विसर्प क्या होता है, गोखू झील का निर्माण कैसे होता है, उन सभी के बारे में जाने। फिर जो आपका लोअर गंगेटिक प्लेन है जहाँ पे आपका डेल्टा मिलता है, तो डेल्टा कहाँ पे मिलेगा, लोअर गंगेटिक, मिडिल गंगेटिक या फिर अपर गंगेटिक, तो इन सभी के बारे में जानेंगे कि अपर गंगेटिक में आपका क्या मिलेगा, बीहड़ मिलेगा। फिर आपका मिडिल गंगेटिक में क्या मिलेगा, गोखू झील मिलेगा, जहाँ पे हम लोग बोलते हैं नदी विसर्प मिलता है, मेंढर मिलता है। फिर आपका जो है लोअर गंगेटिक यहाँ पे क्या मिलेगा, तो वहाँ पे आपका डेल्टा मिलेगा। इन सभी के बारे में हम लोग जाने। फिर आपका जो ब्रह्मपुत्र नदी जो है, यहाँ पे ब्रह्मपुत्र प्लेन और जो असम प्लेन है, यहाँ पे क्वाटरनरी प्लेस से मतलब रॉक से आपका फॉसिल मिनरल्स मिलता है। और एक आपका मजूली द्वीप भी हम लोग पढ़े, जो कि विश्व का सबसे बड़ा जो है वो नदी द्वीप है। इसके बाद हम लोग जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में कल से पढ़ेंगे, आज की क्लास में नहीं। इसके अलावा एक थोड़ा सा पॉइंट जान लीजिए जो हम पिछले क्लास में छोड़ दिए थे कि क्लासिफिकेशन मतलब रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। तो हिमालय का हम लोग जो है वो मतलब कि फिजिकल क्लासिफिकेशन कर लिए थे, यानी कि भौगोलिक वर्गीकरण कर दिए थे, लेकिन रीजनल क्लासिफिकेशन नहीं किए थे, वहाँ पे वो थोड़ा सा छूट गया था, तो उसको हल्का सा देख लीजिए। तो वहाँ पे हम लोग भौगोलिक वर्गीकरण किए थे ना, भौगोलिक वर्गीकरण किए थे ट्रांस हिमालय, फिर आपका बृहद हिमालय, फिर आपका मध्य हिमालय, फिर आपका शिवालिक, ऐसे करके। तो उसी तरह हम लोग जो है क्षेत्रीय मतलब कि रीजनल वर्गीकरण भी करते हैं हिमालय का, वो हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिवर, यानी कि नदियों के द्वारा। ये देखिए इसको जो ये जो प्रादेशिक वर्गीकरण है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो आपके सर सिडनी ब्रेड के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। इसके बाद देखिए हम लोग जो है हिमालय का प्रादेशिक जो है वो वर्गीकरण कितने भागों में करते हैं। एक आपका कश्मीर हिमालय जिसको बोलते हैं पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, चौथा है असम हिमालय। बस ये 4 भागों में इसको बांटा गया है। आगे देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये है आपका ट्रांस हिमालय, मतलब ये ट्रांस हिमालय में देखते हैं ये आपका काराकोरम है, ये लद्दाख है, ये आपका जास्कर है, ये आपका कैलाश है। यहाँ से आपका ये महान हिमालय स्टार्ट हो गया है, यहाँ से आपका ये 10-11 को भाग में आपका जो है वो क्या स्टार्ट हुआ है, तो मध्य हिमालय है, और लास्ट में आपका शिवालिक हिमालय है, और इधर आपका पूर्वांचल हिमालय है। यहाँ तो समझ में आ गया था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए इसको नदियों के द्वारा बांटा गया है। यहाँ पे एक आपका नदी है, इसको बोलते हैं सिंधु नदी। क्या बोलते हैं? सिंधु नदी बोलते हैं।
इसको ऐसे देख लीजिए आप। यहाँ पे एक आपका सिंधु नदी, यहाँ पे आपका है एक नदी जिसको बोलते हैं हम लोग सतलज नदी। इसके बाद सतलज नदी के आगे में देखिएगा तो एक आपका है काली नदी जिसको बोलते हैं शारदा नदी। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो ये है आपका तीस्ता नदी, और ये है आपका क्या, तो ये है आपका दिहांग नदी। इसी को ब्रह्मपुत्र नदी भी कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को ही दिहांग कहा जा रहा है ना। तो ये हो गया आपका केवल नदी, पाँचों नदी हो गया। तो सिंधु नदी, सतलज नदी, फिर आपका है काली नदी जिसको शारदा नदी भी कहते हैं, फिर आपका तीस्ता नदी, फिर आपका दिहांग या फिर ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी से लेके देखो, सिंधु नदी से लेके सतलज नदी के जो बीच का क्षेत्र है इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं हम लोग कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय। तो सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच के क्षेत्र को हम लोग सिंधु हिमालय, मतलब इसको कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय कहते हैं। उसके बाद सतलज नदी से लेके जो आपका काली नदी है, इन दोनों के बीच का क्षेत्र को हम लोग कुमाऊं हिमालय कहते हैं। उसके बाद जो है आपका काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है इसको हम लोग नेपाल हिमालय कहते हैं। उसके बाद तीस्ता नदी और जो आपका दिहांग नदी है या फिर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस वाले क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं असम हिमालय। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा रटने वाला कुछ वैसा नहीं है, कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। एक हल्का सा एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, आप समझ जाइएगा। अब इसके बारे में हल्का सा फैक्ट देख लीजिए कश्मीर और पंजाब हिमालय के बारे में, कि ये आपका इंडस यानी कि सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय। इसका अगर लेंथ की बात कीजिएगा तो ये आपका 560 किलोमीटर है। इसके बाद कुमाऊं हिमालय की बात कीजिए, वो आपका सतलज और काली नदी के बीच में है। ये सबसे छोटा पार्ट है, ये मात्र 320 किलोमीटर है। तो सबसे छोटा पार्ट कौन सा है, तो वो आपका है कुमाऊं हिमालय सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो आपका नेपाल हिमालय है, वो आपका 800 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो कश्मीर हिमालय, सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में 560 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय, सतलज नदी और काली नदी के बीच में इसका लंबाई 320 किलोमीटर, और ये सबसे छोटा पार्ट है। इसके अलावा देखिए नेपाल हिमालय, ये आपका काली नदी से तीस्ता नदी के बीच में, इसका टोटल लेंथ जो है वो आपका 800 किलोमीटर है, और ये सबसे लंबा पार्ट यही है। इसके अलावा देखिए असम हिमालय, तो ये आपका तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र यानी कि दिहांग नदी तक, और इसका अगर टोटल लेंथ की बात करें तो वो है आपका 720। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा देखिए संगठित रूप चट्टान का और असंगठित रूप बिखरी हुई, वो है आपका मिट्टी का। तो चट्टान किसके कहते हैं, तो जो वो होता है आपका संगठित रूप, यानी कि एकदम कंसोलिडेट होता है, संगठित होता है, जबकि जो आपका असंगठित रूप है वो आपका मिट्टी कहलाता है। आगे देखिए एक पॉइंट जान लीजिए कि जिस जिस प्लेस पे लावा का उद्गार हुआ है वहाँ पे ब्लैक मिट्टी देखने को मिलेगी। और हम लोग लावा का उद्गार मेनली मानते हैं छोटानागपुर क्षेत्र में, आपका दक्कन प्लेट्यू में। तो छोटानागपुर क्षेत्र और जो दक्कन प्लेट्यू है, जहाँ जहाँ पे भी लावा का उद्गार हुआ होगा वहाँ पे आपका ब्लैक मिट्टी यानी कि ब्लैक सोइल देखने को मिलेगी। संगठित रूप हम लोग चट्टान को कहेंगे, जबकि असंगठित रूप हम लोग जो है बिखरी हुई है उसको हम लोग बोलेंगे मिट्टी को, है ना। तो ये हम लोग समझ गए हैं। आज हम लोग उत्तरी विशाल मैदान के बारे में भी हम लोग पढ़ लिए हैं। उत्तरी विशाल मैदान का हम लोग दो तरह का इसका एक ये देखे हैं क्लासिफिकेशन, एक हम लोग रीजनल क्लासिफिकेशन देखे यानी कि प्रादेशिक वर्गीकरण, जो कि हम लोग देखे पंजाब हिमालय, पंजाब हरियाणा हिमालय जिसको बोलते हैं सिंधु हिमालय। फिर हम लोग देखे गंगा का मैदान जो कि 3 भागों में बांटा गया था, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और आपका निम्न गंगा का मैदान। इसके बाद असम या फिर ब्रह्मपुत्र का मैदान, इसके बारे में हम लोग पढ़े। उसके बाद हम लोग देखे कि जो है उत्तरी विशाल मैदान का फिजिकल और क्लासिफिकेशन यानी कि भौगोलिक वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत हम लोग भाबर प्रदेश पढ़े, तराई प्रदेश पढ़े, जलोढ़ प्रदेश पढ़े, फिर हम लोग डेल्टाई प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। इसका हम लोग मैप के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से जाने हम लोग कि जो भाबर क्षेत्र है, जैसे हम लोग पहले देखें हिमालय, हिमालय के बाद जो आता है आपका गिरिपाद वाला क्षेत्र यानी कि फुट हिल्स वाला रीजन आता है, वहाँ से आपका 8 से लेकर 10 किलोमीटर तक का जो एरिया है कंकड़ वाला, उसको बोलते हैं भाबर। फिर भाबर के बाद जो है 10 से 20 किलोमीटर तक का जो एरिया है दलदली वाला क्षेत्र जो मोस्ट फर्टाइल है, उसको बोलते हैं तराई क्षेत्र। फिर तराई क्षेत्र के बाद जो है वो आपका मिलता है जलोढ़ प्रदेश। ऊपरी जलोढ़ प्रदेश भी आपका दो तरह का मिलता है, वहाँ पे देखते हैं एक आपका ऊपरी भाग में जो मिट्टी मिलेगा उसको बोलेंगे बांगर, बांगर जलोढ़ मृदा मिलेगी, और जो अंदरूनी भाग में मिलेगी उसको बोलते हैं खादर, खादर जो है नई है और बांगर जो है वो पुरानी है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन हम लोग जो है घटना चक्र बुक में अगर देखेंगे उसको लगाएंगे, और उसके बाद हम लोग जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के बारे में पढ़ेंगे। और प्रायद्वीपीय भारत भी ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, ये भी छोटा सा ही है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रायद्वीपीय भारत, जिसमें हम लोग पठार वगैरह के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके डिटेल से, ठीक है ना। तो आई होप ये वाला क्लास आपको पसंद आया होगा। तो आज का सेशन हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।